ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब इंसान के पास अचानक से पैसे आ जाता है, उसके कई तरह के सपने भी बन जाते हैं और फिर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाता है। जब तक उसे होश आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक कस्बा आता है कांठ, और इसी कांठ कस्बे का रहने वाला इदरीस खान। इदरीस जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। इदरीस की पत्नी का नाम है कनीजा बेगम। इदरीस के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा शहजाद। इदरीस अपने ही इलाके में सिलाई फैक्ट्री खोल रखा है, जिसमें कपड़े सिलवा कर व्यापारियों को थोक में विक्रेता करता है, जिससे अच्छा खासा पैसा कमाता है। बात कर रहा हूँ मैं 11 जनवरी 2018 की। दरअसल इदरीस अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जाता है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इदरीस अपने घर वापस नहीं आता है। इसलिए इदरीस की पत्नी कनीजा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब इदरीस का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसके बाद से इदरीस का बेटा शहजाद उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इदरीस का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब शहजाद को मालूम चलता है कि उसके पिता प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गए थे, चूँकि जितने भी व्यापारी होते हैं सबका रिकॉर्ड फैक्ट्री में होता है, शहजाद फैक्ट्री में जाता है। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर वाले व्यापारी का फ़ोन नंबर लेकर के दोनों के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है। दोनों व्यापारी शहजाद को एक ही जवाब देते हैं कि 11 तारीख को इदरीस हमारे पास आया था, हमारे पास से 5 लाख रुपया कैश लेकर 13 तारीख को यहाँ से रवाना भी हो गया था। जैसे ही 5 लाख रुपये की बात कहते हैं, ये सुन कर के शहजाद और काफ़ी परेशान हो जाता है। शहजाद को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं उसके अब्बू के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसलिए शहजाद अपने अम्मी के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और अपने अब्बू का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से इदरीस की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, इदरीस का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब इदरीस के मोबाइल नंबर का आखिरी लोकेशन निकालती है, साथ ही साथ उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स भी निकालती है। उसके मोबाइल का जब आखिरी लोकेशन चेक करती है, तो इदरीस के मोबाइल का आखिरी लोकेशन 13 जनवरी को अमरोहा ज़िला के अंतर्गत रामपुर कला गांव का दिखाता है। पुलिस जब उसके कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था, उस नंबर से इदरीस के नंबर पर 13 तारीख को 50 बार कॉल किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी फरीदा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये फरीदा बेगम कोई और नहीं बल्कि इदरीस के ही पड़ोस की रहने वाली है। फरीदा के पति का नाम है आरिफ, जो साइकिल मैकेनिक का काम करता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस तुरंत ही फरीदा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर फरीदा से इदरीस के बारे में पूछताछ करती है। इधर फरीदा जब अपने सामने पुलिस वालों को देखती है, देख करके एकदम से डर जाती है और बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। फरीदा कहती है कि साहब, इदरीस की हत्या कर दी गई है। लेकिन फरीदा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होता है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब फरीदा इदरीस के ही फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। फरीदा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, इदरीस के फैक्ट्री में जब काम करने के लिए जाती है, इदरीस जब फरीदा की खूबसूरती को देखता है, देखकर इदरीस की नीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद से इदरीस जब भी अपने फैक्ट्री में जाता है, फरीदा से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उसके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी फरीदा को देने लगता है। उसकी काफ़ी आवभगत भी करने लगता है, जिसे देख करके फरीदा को भी समझने में देर नहीं लगता है
कि इदरिस उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार इदरिस की मेहनत एक दिन रंग लाती है और फिर इदरिस और फरीदा के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही अवैध संबंध शुरू होता है, इस बात की जानकारी फरीदा के पति के साथ साथ इदरिस के भी घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। ये सिलसिला लगभग 1.5 सालों तक चलता है। हालांकि इदरिस के घर परिवार वाले उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, इदरिस फरीदा से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। इस बात की जानकारी जब फरीदा के पति आरिफ को मालूम चलता है, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाते हुए कहता है कि जो तुम कर रही हो वो सब छोड़ दो, क्योंकि इस वजह से समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो रही है। आरिफ की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो डायरेक्ट जाकर इदरिस से बातचीत कर सके, इसलिए आरिफ अपनी पत्नी को ही समझाने की कोशिश करता है। लेकिन फरीदा इसके बावजूद भी अपने पति की बात नहीं मानती है और अक्सर इदरिस से मुलाकात करती है। लगभग 5 महीने का जब समय गुजरता है, फरीदा एक और बेटे को जन्म देती है। जैसे उसका तीसरा बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, इदरिस कहता है कि ये बेटा तुम्हारे पति आरिफ का नहीं है बल्कि मेरा है। ये बातें आस पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, घटना से ठीक लगभग 15 दिन पहले एक दिन रात्रि के वक्त इदरिस फरीदा के नंबर पर फ़ोन करता है। उस वक्त फरीदा जो अपने पति के बगल में ही सो रही थी। इदरिस जैसे ही फ़ोन करता है, फरीदा वहाँ से उठ जाती है और फ़ोन लेकर के बगल में जाकर बात करने लगती है। इदरिस फरीदा के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि अब फरीदा को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति को रहते हुए हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। आरिफ को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, फरीदा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह की कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता चल रहा है वैसे ही चलने दो। फरीदा जब इदरिस से बातचीत करके अपने बेड पे सोने के लिए आती है, ये सारी बातें उसका पति आरिफ सुन लेता है। उस वक्त तो आरिफ अपने पत्नी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आरिफ अपने बच्चों का हवाला देकर अपनी पत्नी को समझाता है। कहता है कि जो तुम बातें कर रही थी वो सारी बातें मैंने सुन लिया है, एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर मार डालेगा, पर इतना याद रखना, आज तो वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जिस दिन इदरिस का तुमसे भी दिल भर जाएगा वो तुम्हें भी जान से मार देगा। बेहतर है कि अभी भी वक्त है, तुम सही रास्ते पर आ जाओ। जब अपने बच्चों का हवाला देकर तरह तरह की बातें कहकर आरिफ अपनी पत्नी को समझाता है, तब जाकर के फरीदा की आँख खुलती है। आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि एक न एक दिन इदरिस मुझे ज़रूर मार डालेगा। इससे पहले कि इदरिस मुझे मार डाले, मैं ही इदरिस को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जैसे इस तरह की बातें कहता है, फरीदा भी अपने पति की बात मान लेती है और फिर फरीदा और उसके पति आरिफ दोनों मिल कर के इदरिस को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। आरिफ अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बुलाने पे इदरिस कभी भी नहीं आएगा, बल्कि तुम इदरिस के नंबर पे फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। उससे कहना कि जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है वो सब कुछ मुझे मालूम है। उससे कह दो कि मेरा पति मुझसे तलाक लेना चाहता है, लेकिन इससे पहले एक बार तुमसे बातचीत करना चाहता है। जब वो मिलने के लिए आएगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। जैसे ही अपने पूरे प्लान के बारे में कहता है, फरीदा अपने पति से कहती है कि दरअसल इदरिस प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गया है। जैसे ही बाहर जाने की बात कहती है, आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इससे बढ़िया मौका हमारे पास नहीं हो सकता है। तुम तुरंत इदरिस के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। 13 तारीख को सुबह सुबह जब फरीदा इदरिस के नंबर पर फ़ोन करती है, इधर इदरिस अपने व्यापारियों से 5 लाख रुपया लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ था। लेकिन इदरिस जब उधर से रवाना होता है, अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखकर अपने पॉकेट में रख लेता है। इधर फरीदा लगातार इदरिस के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन इदरिस को मालूम ही नहीं चलता है। जैसे ही वो बस अड्डे पे आकर के उतरता है, जब अपना मोबाइल बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पे फरीदा ने लगभग 50 बार फ़ोन किया था, जिसे देख कर के
इदरिस भी एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिरकार फरीदा ने उसके नंबर पे इतने बार कॉल क्यों किया है। इदरिस तुरंत ही फरीदा के नंबर पे फ़ोन करता है। जैसे ही फ़ोन करता है फरीदा उससे पूछती है, तुम कहाँ पे हो। इदरिस कहता है कि जस्ट मैं अभी बस अड्डे पे पहुँचा हूँ। फरीदा इदरिस से कहती है कि मेरा पति तुमसे बातचीत करना चाहता है। दरअसल वो मुझसे तलाक लेना चाहता है और इसी सिलसिले में वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। अगर बातचीत करना चाहते हो तो तुरंत बस अड्डे पर रुको, मैं वहीं पे पहुंच रही हूं। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है सुन कर के इदरिस भी एकदम से खुश हो जाता है। कहता है कि मैं यहीं बस अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, तुम जल्दी से आओ। इधर फरीदा भी अपने पति आरिफ को लेकर बस अड्डे पर पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं फरीदा इदरिस से कहती है कि हम यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि रामपुर गांव में एक मेरा भाई है जिसका नाम है फरमान। फरमान भी इस सिलसिले में तुमसे बातचीत करना चाहता है। फरमान अपने घर पे हमें दावत दिया है, तुम भी हमारे साथ वहीं पे चलो और वहीं पे बैठकर बातचीत कर लेंगे। इदरिस भी फरीदा की बात मान लेता है और फिर इन दोनों के साथ अमरोहा के रामपुर कला गाँव में फरमान के घर पर पहुँच जाता है। जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो इदरिस दोनों से कहता है कि पहले मुझे शराब चाहिए। आरिफ कहता है कि अगर शराब पीनी है तो मार्केट में चलना पड़ेगा। मार्केट में जब जाने की बात कहता है इदरिस भी आरिफ की बात मान लेता है। उसके बाद से आरिफ अपने साले फरमान और इदरिस के साथ मार्केट में जाते हैं। शराब की दुकान से कुछ शराब की बोतल ख़रीदते हैं। जब बोतल ख़रीद लेते हैं फरमान उन दोनों से कहता है कि हम शराब यहाँ पर बैठकर नहीं पी सकते हैं, बल्कि गांव में एक मेरे आम का बगीचा है जहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, हम सब वहीं पे चलते हैं और आराम से बैठकर शराब पीते हैं। उसके बाद से फरमान दोनों को लेकर अपने ही गांव के एक आम के बगीचा में लेकर जाता है। जब आम के बगीचे में बैठते हैं, बैठकर शराब तो पीते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आरिफ इदरिस को समझाने की कोशिश करता है। आरिफ इदरिस से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि हम बेहद ही गरीब परिवार से हैं। तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों की हवाला देने की जब बात कहता है इदरिस उससे कहता है कि जो तुम्हारा तीसरा बेटा हुआ है, दरअसल वो तीसरा बेटा तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। मैं किसी भी हाल पे फरीदा से ज़रूर शादी करूँगा। जैसे ही आरिफ के तीसरा बच्चा का अपना बेटा कहता है, ये बात सुन कर के आरिफ और उसका साला दोनों काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इतना काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि उसी वक्त ही इदरिस की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से फरमान अपने घर पे आता है और घर से एक फावड़ा लेकर के जाता है और उसी फावड़ा से बगीचे में ही लगभग 5 फुट एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में इदरिस की डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देते हैं। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी को गड्ढे में डालते हैं उससे पहले ही फरमान और आरिफ उसके 5 से 5 लाख रुपया भी ले लेते हैं और साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ले लेते हैं। मोबाइल को तो स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उन पैसों में से दोनों आधे आधे का बंटवारा कर लेते हैं और उसके बाद से वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में फरीदा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस फरीदा के ही तहरीर पे उसके पति और भाई को भी कस्टडी में लेकर आती है और फिर इन तीनों को बताए हुए जगह पे पुलिस अपने टीम के साथ पहुंचती है और जाकर वहां से गड्ढा खोदती है। आखिरकार उस गड्ढे से इदरिस की डेड बॉडी बाहर निकलता है। पुलिस सबसे पहले इदरिस की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन तीनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।